नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर किशोर घिलियाल और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस एस्ट्रो चैनल में जिसका नाम है किशोर एस्ट्रोलॉजी। और आज जैसा कि आप सब हमारे साथ देख ही रहे हैं, क्या तारीफ मैं करूं इनकी। ये हमारे बहुत अच्छे मित्र होने के साथ साथ बहुत अच्छे नाटककार, शायर, अकादमिक, राजनीतिक विश्लेषक, संप्रेरक, वक्ता, अंक ज्योतिषी एवं अंग लक्षणों के ज्योतिषी हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पहचाना, इनका नाम कुमार गणेश है और हम इन्हें गणेश भाई के नाम से जानते हैं। तो डॉक्टर कुमार गणेश जयपुर से आज हमारे बीच। डॉक्टर साहब, आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। और आज आपसे ज्योतिष से संबंधित तो बातें होंगी ही, कुछ अंग ज्योतिष या अंक ज्योतिष से भी संबंधित बातें करेंगे। तो पहले मैं चाहूंगा कि आपने हमारे लिए जो दर्शक हैं, जो नए हैं या पुराने, उनको थोड़ा सा अपना परिचय दें और फिर मैं आपके विषय में और जानकारी जानना चाहूंगा। आदरणीय मित्रों, लगभग 31 साल पहले यानी वर्ष 1989 में अंक ज्योतिष सीखना शुरू किया। और ये बिल्कुल जाहिर सच्चाई है कि आज के दौर में भी अंक ज्योतिष सिखाने वाले गिनती के लोग हैं। तो 31 बरस पहले तो थे ही कहाँ। तो किताबें पढ़ पढ़ के सीखना शुरू किया, उनको आजमाना शुरू किया। किताबें भी कोई बहुत अच्छी विपुल साहित्य वाली नहीं थी। मैं विज्ञान का विद्यार्थी था और एक समय था जब ज्योतिष में मेरा विश्वास नहीं था, क्लिंचिट किया करता था 1988 1989 में। फिर वहां से 89 में ज्योतिष, खासकर अंक ज्योतिष इसलिए चुना क्योंकि मुझे लगा कि ये वो क्षेत्र है जिसमें चुनौतियां अधिक है और मुझे हमेशा से ही सेफ जोन पसंद नहीं रहा है। वो क्षेत्र हमेशा से पसंद रहा जिसमें चुनौतियां ज्यादा। तो लगभग 3 साल सीखने के बाद 1992 से मैंने प्रोफेशनल प्रैक्टिस, व्यावसायिक अभ्यास आरंभ किया और प्रैक्टिस आज तक चल रही है। हाँ, इसके बीच में एक ये हुआ कि सामुद्रिक शास्त्र के बारे में पढ़ा था, फेस रीडिंग यानी कि मुखाकृति विज्ञान के बारे में पढ़ा था। मगर एक प्रश्न मुझे कौंधता था कि जैसे एस्ट्रोलॉजी में एक खास बात है कि अगर किसी की जन्म दिनांक भी नहीं है तो भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर, अच्छी प्रैक्टिस वाले एस्ट्रोलॉजर क्या करते, उस व्यक्ति की सारी समस्याओं का समाधान रख देते। तो मुझे ये एक चुनौती लगी कि जिन लोगों को अपनी सही जन्म दिनांक मालूम नहीं है तो क्या उन्हें अधिकार नहीं है कि अंक ज्योतिष के माध्यम से वे अपना भविष्य जाने, अपने प्रश्न का उत्तर। तो वहां से मैंने अंग ज्योतिष यानी बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस, इस पे काम शुरू किया। और ये वर्ष था 2002, यानी 18 वर्ष हो गए अंग ज्योतिष पर काम करते हुए और आज भी अभ्यास जारी है। जी, बहुत बढ़िया सर। और मैं ये चाहूंगा, जैसे कि हम जानते आए हैं और आपको हम फेसबुक के माध्यम से और जगह जगह सम्मेलन में मिलते हैं, और आपसे तो हमारा काफी पुराना परिचय है, करीब 12-15 साल हो गए हैं। और जो मैं देख रहा हूँ कि आप राजनीति जगत में खासे चर्चित रहते हैं और पत्र पत्रिकाओं में, अखबारों में आपकी जो राजनीतिक भविष्यवाणी है, जैसे कि मोदी जी का दोबारा से बनना, राजनाथ सिंह जी का जो गृह मंत्री बनना, ये सब चीजें हमने देखी हैं। और आप पीछे जो तस्वीर हम देख ही रहे हैं कि राष्ट्रपति जी से आपके बहुत अच्छे संबंध हैं और काफी अच्छी मिली भगत रही है आप लोगों की राजनीतिक जगत में। तो यहाँ मैं जानना चाहूंगा कि राजनीति में जाने का या राजनीति का इससे कोई खास लगाव की कोई खास वजह? किशोर भाई, ज्योतिषी है तो ये तो मानकर चलिए कि चाहे दूसरों की बात करें या अपनी बात करें, सबसे पहले तो ज्योतिषीय योग ही देखते हैं। जी, हम बिल्कुल। लोग अगर अपने लिए भी ज्योतिषीय योग नहीं देखेंगे तो जिस विधा में अपना ही विश्वास नहीं होगा तो फिर दूसरों के लिए तो वो फ्रॉड होगा। बिल्कुल। तो हम ज्योतिषी क्या करते हैं, सबसे पहले अपने योग देखते हैं कि किस क्षेत्र में कितने। हालांकि मैं आपको एक रोचक बात बताऊं, जी। आप सभी मित्रों को, किशोर भाई, आप सभी मित्रों को बताना चाहूंगा कि क्या होता है, भगवान जिसके भाग्य में जो चीज लिखता है ना, वो बिना ज्योतिष के भी उसके व्यावहारिक जीवन में उसको परिलक्षित और समाहित किए रहता है। एक उदाहरण से बात स्पष्ट हो जाएगी। अब मुझे अपने जीवन के 5वें साल से घटनाएं समझ में है, याद है। लेकिन मेरे पिताजी अब स्वर्गीय हैं, लेकिन जब तक वे जीवित थे, मेरी माताजी या जो बड़े लोग मोहल्ले के, वो एक चीज, एक बात
अक्सर कहा करते थे कि बेटा तू जब छोटा था ना, अबोध शिशु जिसे कहते हैं, तब भी तुम्हें पूछते थे कि बड़ा होके क्या बनेगा, तो तू कहता था नेता बनूंगा। बहुत बढ़िया। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। बिल्कुल। और उसके बाद से जिस आदमी को जो ज्योतिष में ही विश्वास नहीं था, क्योंकि अमूमन एक फैशन होता है ना, साइंस के विद्यार्थी जी। स्टूडेंट होते हैं, वो कहते हैं साहब क्या ज्योतिष, क्या भगवान, ये वो संगत का असर। लेकिन अंदर गए, एक और बात है, साइंस वाला आदमी जब अंदर घुसता है ना, तो उसके साइंस के संस्कार ये थे कि वो निचोड़ निकाल के फिर पूरी आस्था रखता है। तो जी। जब ये एनालिसिस और ये विश्लेषण और ये सारी बातें सामने आई, तो मुझे लगा कि मेरे गैर पारंपरिक ज्योतिष के योग है। तो वहां से अंक ज्योतिष, और उसमें भी चूंकि मेरी रुचि भगवान ने शुरू से ही राजनीति में रखी, शुरू से, जी। बचपन से ही मेरी रुचि राजनेताओं, राजनीति और राजनीतिक घटनाक्रम में रही। तो मेरी ज्योतिष में वो राजनीति जो है रुचि के साथ समाहित हुई। अब यहां से मैंने इसको एक विधिवत रूप दिया। क्या होता है किशोर भाई, कि हम जैसे दांतों के डॉक्टर होते हैं, जी। वो आंखें चेक नहीं करता, बिल्कुल। आंखों वाला न्यूरो ने चेक नहीं करता, और न्यूरो वाला हड्डी का मामला नहीं देखता। जी। हमारे ज्योतिषियों में भी क्या है, आप बहुत बेहतर जानते हैं, आप खुद एक अच्छे विशेषज्ञ हैं। हमारे ज्योतिषियों में इस तरीके से अलग अलग शोबे, अलग अलग विभाग के विशेषज्ञ जो है वो कम है। हमारे यहाँ पीर, बावर्ची, खर मिस्त्री सब कुछ मैं हूँ, वो चलता है। तो मैंने यहाँ सोचा, ये बात है 1997-98 के आसपास, खासकर 98 का जब लोकसभा चुनाव आया, तो उससे पहले की। तो उस समय ये बात दिमाग में आई कि ये तो फिर दूसरे लोग भी कर रहे हैं, कि कोई भी केस आया देख लिया, तो फिर मैं क्या ऐसा करूं कि जो अलग हो, लीक से हटकर हो, चुनौती वाला तो हो, लेकिन वाकई जो अलग रास्ता बनाए। तो यहाँ से मेरी राजनीतिक रुचि को मैंने ज्योतिष में शामिल किया, और ज्योतिष जगत में, खासकर अंक ज्योतिष जगत में, राजनीतिक भविष्यवक्ता के रूप में अपने आप को स्थापित करने के लिए मेहनत की। किशोर भाई, आप बेहतर जानते हैं, भारतवर्ष के इतिहास में बड़े बड़े ज्योतिषी हुए। आजाद भारत में, आजाद भारत से पहले पंडित सूर्य नारायण व्यास जैसे हुए, जिन्होंने 1930 में आज पत्रिका में लिख दिया था कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होगा, वो मुहूर्त भी उन्होंने दिया। जी। लेकिन जी। किशोर भाई, आप भी बेहतर जानते हैं कि विशेषज्ञ राजनीतिक ज्योतिषी हिंदुस्तान में नहीं है, नहीं, बिल्कुल, मैं विशेषज्ञ के रूप में, बिल्कुल। जो नियमित रूप से राजनीति के क्षेत्र में ही विशेषज्ञ का काम करे। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अब क्या है, इसमें मैं आपसे, आप सभी मित्रों से और आपसे निवेदन करना चाहूंगा। देखिए, राजनीति में अगर किसी भी व्यक्ति को करियर बनाना है, नंबर वन। नंबर टू, दूसरी बात, अगर किसी व्यक्ति को राजनीति के क्षेत्र में भविष्य वक्ता, ज्योतिषी के रूप में सफल होना है, तो भी जी। ज्योतिषी के रूप में वो चाणक्य योग हो जाता है, राजनेता के रूप में वो चंद्रगुप्त योग हो जाता है, बहुत मुहावरे की बढ़िया, बहुत भाषा में। बढ़िया, बहुत हाँ, बढ़िया। तो ये दोनों ही मामलों में एक विशेष बात उन लोगों के जन्मांकों में होनी आवश्यक नहीं, अति आवश्यक है, और वो ये है पितृ अंक। बहुत पितृ अंक जब तक नहीं होंगे ना, आप एक खास बात देखिए, चाणक्य, अच्छा वो पितृ अंक भी क्या है, पितृ दोष के रूप में होते हैं। मैं यहाँ 2 मिनट में बात को, चूंकि मैंने चाणक्य और चंद्रगुप्त की बात की, मित्रों एक बात पे ध्यान दीजिए, हम चाणक्य की बात करते हैं, लेकिन चाणक्य कितने बड़े पितृदोष वाला आदमी था कि उसका पिता शासन द्वारा उठवा लिया गया था, और जी। जिंदा है या नहीं ये भी कोई समाचार सही नहीं बात। था। ये जी। चाणक्य का ऊर्ध्व पितृदोष, चाणक्य यानी विष्णुगुप्त का ऊपर का पितृदोष। ऊपर का पितृदोष ये कि उसके पिता को शासन ने, सत्ता, सत्ता यानी बॉस, गॉडफादर राज्य के, उन्होंने, तो ये चाणक्य का विष्णुगुप्त का पितृदोष। ठीक है। अब विष्णुगुप्त का अधीनस्थ पितृदोष, जिसको हम कहते हैं अधः पितृदोष, निचली पीढ़ी का, ये भी बड़ा था। और ये बड़ा उन लोगों को हुआ पता, क्योंकि देखिए अमूमन क्या था, चाणक्य की कथा हम वहीं खत्म कर देते हैं जहां उन्होंने चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक कर दिया। लेकिन ये भी कटु सत्य है कि चाणक्य को चंद्रगुप्त के व्यवहार के कारण से ही वानप्रस्थाश्रम लेना पड़ा, और वो दुखी और निराश भाव से चंद्रगुप्त के शासन को छोड़कर वानप्रस्थ गए, जिसको उन्होंने औलाद की तरह बनाया, ज्योतिष की भाषा में जिसके वो गॉडफादर बने।
तो जी चाणक्य के दोनों पितृदोष थे, लेकिन प्रबल पितृदोष ऊर्ध्व था। मगर चाणक्य जो है वो खुद सीट पर क्यों नहीं बैठा, क्योंकि उसके चाणक्य योग था चंद्रगुप्त योग, और चंद्रगुप्त भी पितृदोष वाला था। याद होगा मित्रों आपको कि चंद्रगुप्त का जो है पिता नहीं था, जी उसके मामा ने पाला, और जब विष्णुगुप्त ने उसको अपना शिष्य बनाया तो घर से निकाल दिया मामा ने, और रुपए लेकर निकाला, धन जी लेकर, जी बिल्कुल। तो वो भी पितृदोष वाला। बहुत तो बहुत इसीलिए राजनीति की जब भी हम बात करते हैं, तो चाहे चंद्रगुप्त बनने की बात हो यानी राजनेता बनने की बात हो, चाहे चाणक्य बनने की बात हो यानी कि राजनेताओं को बनाने वाले की बात हो, दोनों लोगों के यहाँ पितृदोष होना बहुत जरूरी है। असल में क्या है मित्रों, किशोर जी की दोष शब्द सुनते ही आम आदमी घबरा जाता है। जी बिल्कुल। अरे दोष पता नहीं क्या होगा। देखिए पितृदोष क्या है, ये एक सामान्य आम आदमी को समझ में आने वाली शब्दावली है, इसीलिए ज्योतिषी ज्यादा काम लेते हैं। इस बात को यूं समझें कि मलेरिया ये आम शब्द है जो आम आदमी समझ जाता है, समझता हूँ बिल्कुल। सामान्य आदमी। लेकिन अगर इसका मेडिकल नाम लेना शुरू कर दिया तो इतना लंबा हो जाएगा कि वो डॉक्टर भी ढंग से बोल पाएंगे नहीं बोल पाएंगे, आम समझ आदमी तो डर जाएगा, बोले इतना बिल्कुल लंबा नाम है क्या इसका। तो क्या होता है, डॉक्टर और हम ज्योतिषी भी तो डॉक्टर है भाई, बिल्कुल बिल्कुल। हम भी डॉक्टर है ना। तो हम लोगों का फर्ज बनता है कि हम आम आदमी को जिस भाषा में समझ आए उस, देखिए हम कितने विद्वान इससे फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो आम आदमी को जो हमारे सामने है उसके काम के कल्याण के लिए और उसकी समझ में नहीं है, तो हमारा बड़ा होना विद्वान होना व्यर्थ है। बेकार बेकार। लेकिन हाँ, तो इसलिए जो लोग राजनीति में करियर बनाना चाहें, मेरा एक मिशन है कि हिंदुस्तान में राजनीतिक भविष्य वक्ताओं की एक फौज खड़ी करना अंक ज्योतिष में, क्योंकि मैं तो यही जानता हूँ किशोर भाई, मैं तो अंक ज्योतिष के अलावा किसी भी विषय की एबीसी भी नहीं जानता। अंक ये ज्योतिष और ये अंक ये ज्योतिष ये फौज ये खड़ी मैं करना चाहता हूँ। ये मैं कहूंगा, ये आपका बड़कपन है। और ये मैं दर्शकों को भी बताऊंगा कि हमेशा जब भी हम हमारा कुछ भी ज्योतिष चर्चा डिस्कशन होती है सम्मेलन वगैरह में, तो कुमार भाई साहब हमेशा एक बात कह देते हैं कि किशोर जी मैं ज्योतिष नहीं जानता हूँ, मैं सिर्फ जो हूँ अंक ज्योतिष के बारे में जानता हूँ या अंग लक्षण के बारे में जानता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी एक महानता का एक सूचक है। हालांकि मैं समझता हूँ कि जितनी अच्छी नॉलेज आप इन विषयों में रखते हैं, इसके अतिरिक्त ज्योतिष में भी रखते हैं। वैसे भी आपके मैंने इतने परिचय देखे, बहुत सारे ऑलराउंडर हैं आप। और सबसे पहले एक और शुभकामनाएं दूंगा कि अभी पिछले दिनों आपने एकांकी जो नाटक लिखे हैं 2, और क्योंकि मुझे पता है मेरे से भी पूछा गया था, तो उनके लिए भी आप। राजस्थानी भाषा में थे, तीसरा चालू है। जी जी जी। तो अब सर आपने जो पितृदोष और ये पितृ अंक के बारे में जानकारी दी, मैं इसी से संबंधित दर्शकों के लिए जी बात चाहूंगा कि जी दोष एवं अंग लक्षण जो बेसिकली हम जी कुंडली ज्योतिष के पास आती है हम जैसों के पास, लेकिन आपका मानना है कि कुंडली हर एक के पास नहीं होगी और मेरे पास नहीं आएगी मान लेते हैं, तो मैं कैसे पता लगाऊंगा कि इस व्यक्ति के पास पितृदोष है, या ये राजनीति में चाणक्य बनेगा, या राजनीति में ये जो है आपका विष्णुगुप्त बनेगा, या ये चंद्रगुप्त मौर्य बनेगा। तो ये तो एक सवाल हुआ, लेकिन यहाँ मैं दर्शकों को एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊंगा। कोटा में करीब आज से 12 साल पहले हम जब परिचय हुआ हमारा गणेश कुमार गणेश जी से, तो हम लोग बैठे, लोगों की मैं कुंडलियां देख रहा था, वो अंग लक्षण से बता रहे थे, तो इन्होंने एक सूत्र दिया था जो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं अपने कई सम्मेलन में उसको दोहराता हूँ। इन्होंने एक बात कही थी कि जिस भी व्यक्ति को खासतौर से पितृदोष होगा वो फ्रेंच कट दाढ़ी रखता है, जैसे कि आज आप देख रहे हैं कुमार गणेश जी ने रखी हुई है। तो ये एक जनरल पितृ लक्षण था, और इस पे जब मैंने काम किया तो उन दिनों अमिताभ बच्चन जी ने भी अपनी फ्रेंच कट दाढ़ी रखी हुई थी, केबीसी आता था उस दौरान। तो जब ये हमने देखा, और ये मतलब विचित्र बात थी, मतलब एक एज ए एस्ट्रोलॉजर मेरे लिए एक बहुत अलग बात थी कि आप बॉडी लैंग्वेज से सिर्फ ये बता दे रहे हैं कि इस व्यक्ति को ये ग्रह की प्रॉब्लम है। तो मैं कुमार भाई साहब ये चाहूंगा कि आप कभी पितृदोष और अंग लक्षण से जुड़े हुए कुछ और तथ्य टिप्स एग्जाम्पल विद सेलिब्रिटीज अगर आप दें तो लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। जी जी बिल्कुल निश्चित रूप से। और सेलिब्रिटी का हम इसलिए उदाहरण लेते हैं ताकि आम आदमी के जेहन में ध्यान में आराम से बात चेहरा आ जाता है और वो समझ जाते हैं, कुछ जी घटनाएं भी जान जाते हैं। ईश्वर भी बिल्कुल सही। देखिए क्या होता है कि पहली बात तो ये है कि एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, हस्तरेखा, ये जो है ना, ये बहुत समृद्ध क्षेत्र है। लेकिन जरा थोड़ा सा पलट कर देखिए कि हजारों साल सैकड़ों साल पहले क्या ये इतने समृद्ध थे? बिल्कुल। हमारे उन विद्वानों ने, ऋषियों मुनियों ने काम किया ना, तो जी आज बाद वाली पीढ़ियों के लिए समृद्धि है, विपुल साहित्य उपलब्ध है। बिल्कुल। उस समय अगर वे लोग ये कहते, नए नए सिद्धांत बना रहे थे ना, वे नई जी विधियां बना रहे थे जी प्रतिस्थापित, तो वे ये कह देते कि ये कहाँ से विधियां आ रही है, तो क्या आज वाली पीढ़ियों को वो साहित्य मिलता?
नहीं मिलता। बिल्कुल। क्या होता है, हर पीढ़ी का, ज्योतिष की हर पीढ़ी का एक दायित्व होता है कि वो क्या करे, जो नहीं है वो समाज को दे और जो है उसको संरक्षित रखे। अंक ज्योतिष में और अंग ज्योतिष में किशोर भाई, जैसा मैंने निवेदन किया, पहली बात तो इनसे संबंधित साहित्य भी ढंग का नहीं है, तो उपाय वाली बात तो छोड़ ही दीजिए, बिल्कुल। है ना। और अब ये बात आप भी जानते हैं मित्रों कि वो डॉक्टर ही किस काम का जिसके पास बीमारी का इलाज ही नहीं हो, बिल्कुल। उपाय ही नहीं हो। बिल्कुल। बेकार है उसका होना। बड़ा भया तो कहा भया, जैसे पेड़ खजूर और पंथी को छाया छाया लगे, नहीं फल लगे। पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर, कोई मतलब नहीं। तो क्या हुआ कि पितृदोष जो है, पितृदोष मान लीजिए किसी ने अंकों से पकड़ लिया जन्मांक में, जी। या अंग ज्योतिष बॉडी लैंग्वेज से पकड़ा, तो पकड़ तो लिया, बीमारी तो पकड़ में आ गई। उपाय, तो उपाय जैसा मैंने निवेदन किया कि मुझे तो सिखाने वाला कोई मिला नहीं, तो मैं तो विज्ञान के विद्यार्थी की तरह प्रयोग करता, सफल आता तो उसका निष्कर्ष आगे काम लेता, हाँ। असफल हुआ तो दूसरी विधि काम लेता। ऐसे करते करते मुझे एक चीज पकड़ में आई कि पितृदोष जो है वो अंग ज्योतिष और अंक ज्योतिष में वो सारा का सारा जुड़ा है सूर्य और राहु से, जी। सूर्य और राहु से। अब क्या होता है कि जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए कि साहब ललाट बड़ा, मतलब सामने से बाल उड़े हुए हो तो उस आदमी का भाग्य प्रबल होता है। चौड़ा माथा। लेकिन ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कंगाली की हालत में और बदनामी की हालत में और गुमनामी की हालत में मर गए, बाल बिल्कुल। सारे उड़े हुए थे। तो बिल्कुल। ये आधी बात है, ये अश्वत्थामा हतो, आधी बात नरोवा कुंजरो, पूरी बात नहीं है। बिल्कुल। 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 तो फिर मैं, हाँ, तो फिर मैंने देखा कि अंग ज्योतिष के हिसाब से क्या होता है, ये जो हमारा चेहरा है ना, ये पूरा शरीर है, ये ललाट है और ये पांव के पंजे हैं, बहुत बढ़िया। पांव के पंजे ये। अब होता क्या है कि किसी भी व्यक्ति के पितृदोष का मतलब क्या है, पितृदोष मतलब गॉड फादर प्रॉब्लम, मतलब उसका कोई गॉड फादर नहीं है, नहीं। पैदा करने वाला पिता, बड़ा भाई, चाचा, ताऊ, दादा, चाहे जन्म वो शरीर से नहीं है या बिल्कुल। बिल्कुल। ऐसे नहीं है, ट्यूनिंग नहीं है, जो कुछ, या घर से बाहर उसका कोई खैर ख्वाह, उसके ऊपर हाथ रखने वाला गॉड फादर, पितृ व्यक्ति, वो नहीं है। तो इसको हम पलट कर क्या कहते हैं कि साहब हमारे पाँव में तो छाले हैं, तो पाँव में चप्पल डाल देना और सर पर छाता रख देना। गॉड फादर दो काम ही तो करता है। क्या कहता है, जिंदगी की तेज धूप में, जिंदगी के संघर्ष के कड़े रास्ते में जो व्यक्ति चल रहा होता है, तो एक व्यक्ति आता है, उसके ऊपर छाता दे देता है और पाँव में, नंगे पाँव में चप्पल दे देता है, वही गॉड फादर होता है। बिल्कुल। पितृ पुरुष, पितृ व्यक्ति वही होता है। तो पाँव, अब क्या होता है, ज्यादातर लोगों के ये डबल चिन्ह नहीं होता है, दो नोक जो है ना, नोक, नुक्कड़ दो, वो नहीं होते, सीधे से हो। लेकिन जिन लोगों के अंडाकार हो ठुड्डी, या जिन लोगों के दो नोक वाली ठुड्डी हो, चाहे बीच में गड्ढा हो, यहाँ चाहे यहाँ हो, नवजोत सिंह सिद्धू के आप देख नहीं पाएंगे, लेकिन विनोद खन्ना के पुराने फोटो देख लीजिए, स्वर्गीय विनोद खन्ना के गड्ढा है। इस तरीके से आप मोदी साहब का अगर बिना दाढ़ी वाला, बहुत मुश्किल है फोटो पाना, लेकिन 80 के दशक का, 80 जी। जी। 85 के बीच का कोई फोटो में, हाँ, शायद मिल जाए आपको उस समय का। तो क्या होता है कि वहां मैंने, अच्छा, ऊपर का जो होंठ है, ये ऊपर का, इसका जो है ना तीखा धनुषाकार, ये बृहस्पति होता है ऊपर का होठ। नीचे का होठ शुक्र होता है, इसीलिए आपने देखा होगा ज्यादातर लोगों का नीचे का होठ बड़ा और भारी होता है, जी। क्योंकि शुक्र, उसकी खान पान की और उसकी शुक्र की वृत्ति है। तो ये बृहस्पति हो गया। और ये जो यहाँ नाक की नोक के नीचे एक नली सी होती है, नाक की नोक, ये सूर्य है और ये नली सी है। अब क्या होता है कि जो मूंछें हैं, हम सूर्य को मानते हैं जी। अंग जी। ज्योतिष में, और ये सूर्य। अब तो जिन लोगों के नाक की नोक ऊपर की तरफ है, सपाट होती है ना, पिचकी हुई नाक की नोक, उनकी बात अलग है। लेकिन जिनके नीचे की दिशा में है, तो उन लोगों को ये जो यहाँ से मूंछे हैं, उन मूंछों को अगर वो बिना दाढ़ी के रखेंगे तो अनाथ मूंछे होती है, पितृ व्यक्तित्वहीन, गॉड फादर के बिना। और वो टैलेंटेड हो सकता है क्योंकि नाक की नोक है, टैलेंटेड है, यहाँ गड्ढा है, टैलेंटेड है। लेकिन किशोर भाई, हम देख रहे हैं बहुत से टैलेंटेड लोग हैं जिनका जिंदगी में कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल। बिल्कुल एग्री। एक एक उदाहरण दूंगा क्रिकेट के शौकीनों के लिए कि हमारे यहाँ बरसों तक, 70 के दशक में, 80 के शुरू में,
पंजाब से एक स्पिनर खेला करते थे, राजिंदर सिंह गोयल। जी इतने बढ़िया थे कि सब मानते, और रणजी ट्रॉफी में शायद उनके 500 के लगभग विकेट हैं, और सब मानते थे इतने बढ़िया स्पिनर है, लेकिन उनका कभी सिलेक्शन नहीं हुआ। कैसे होता? उन्हीं की कैटेगरी के बिशन सिंह बेदी टीम में थे। जी अब एक ही जैसे दो है, तो एक आदमी पहले से है वो सफल है, तो दूसरे को जिंदगी भर रास्ता नहीं मिला, बहुत भली बढ़िया। टैलेंटेड है। तो क्या जी होता है फिर, इस सूर्य को सहारा देने के लिए ये राहु चाहिए। बहुत हमारे यहाँ अंक ज्योतिष में मित्रों क्या होता है, एक का अंक सूर्य का और 4 राहु का है, लेकिन हम 4 के अंक को एक का नकारात्मक ऋणात्मक अंक मानते हैं सूर्य का, और एक होता है सकारात्मक धनात्मक। इसे यूं समझिए, सूर्योदय से सूर्यास्त तक तो सूर्य का अंक एक रहता है, और जी सूर्यास्त में सूर्य अस्त यानी राहु उदय, बहुत बढ़िया। शाम होते ही राहु, पूरी रात भर राहु रहता, वो अंक 4 है। तो ये अंक 4 है, ये एक है। तो मैंने जो फ्रेंच कट वाला कॉन्सेप्ट शुरू किया, जी जिसका आपने हवाला दिया, उसका कारण यह था, पितृदोष का सर्वाधिक प्रभुत्वकारी और सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय है फ्रेंच कट, लेकिन उसकी शर्तें हैं। फ्रेंच कट का मतलब ये भी नहीं है कि जुल्फों के जो कलमे हैं, किसी भी तरह से पतला सा भी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। जी जुल्फों की कलमे है वो आप लंबी रखें, छोटी रखें, जैसी भी रखें, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये एरिया जो है कटा हुआ होना चाहिए। और ये एरिया जो है फ्रेंच कट का, अगर गर्दन का यही ठुड्डी पर खत्म हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। जिनको अपना पितृदोष जो है वो बहुत लंबे समय तक दूर रखना है और मजबूती रखनी है, उन लोगों को ये जो ठुड्डी होती है ना, इस ठुड्डी के नुक्कड़ से नीचे बाल नहीं आने चाहिए, फ्रेंच कट इतनी रखनी चाहिए। और फ्रेंच कट के बाल लंबे लटकते नहीं होने चाहिए। अभी मैं 2-3 लोगों का सेलिब्रिटी का उदाहरण लूंगा, और उसके बाद में ये फ्रेंच कट अगर किसी के यहाँ तक आती है, अच्छा इसमें भी क्या है, बाल हल्के रखने की भारी, अगर भारी बाल रखे जाए यहाँ खूब सारे, डिजाइन भी भारी हो, मेरा थोड़ा सुतवा है लेकिन डिजाइन मूछे और ये भारी, और बाल भी ज्यादा हो, तो ऐसे व्यक्ति बैकग्राउंड से तो किसी को बहुत बड़ा सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन फ्रंट में आकर के, सामने आकर के उनका सफल होना बहुत मुश्किल है। एक उदाहरण पर्याप्त होगा। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, तो उनकी एक पूरी टीम आई थी, अरुण सिंह, अरुण नेहरू, राजेश पायलट वगैरह वगैरह। इनमें एक नाम था, वो था सैम पित्रोदा, जी जी काले बिल्कुल। बाल, सफेद बाल और काली फ्रेंच कट। दाढ़ी, बेंच सैम फ्रेंच कट। पित्रोदा, फ्रेंच कट, और आज भी है। आज वो राहुल गांधी के गुरु है, बहुत अच्छे तकनीकी विशेषज्ञ हैं, लेकिन उनकी दाढ़ी मित्रों, इस प्रसारण के बाद देखिएगा, भारी भरकम दाढ़ी, चौड़ी और भारी, नतीजे में वो लाइमलाइट में खुद कभी नहीं रहे, फ्रंट में आकर के उन्हें ख्याति कभी नहीं मिली। दूसरी बात, जब लंबे बाल रखे जाए, आप एक बात देखिए, बाल ठाकरे को हमेशा फ्रेंच कट दाढ़ी से नफरत थी, लेकिन बाल ठाकरे जीवन में एक समय ऐसा है जब फ्रेंच कट दाढ़ी रखी, और दाढ़ी भी रखी तो मरते दम तक रखी। अब देखिए, बाल ठाकरे के दाएं बाएं हाथ कहलाते थे छगन भुजबल, वो उन्हें छोड़ गए। आदमी का बायां हाथ दायां हाथ कट जाए सोचिए क्या, लेकिन बाल ठाकरे का कुछ नहीं बिगड़ा, उन्होंने दाढ़ी रख ली। छगन भुजबल के शिवसेना छोड़ने के तत्काल बाद दाढ़ी रख ली। उसके बाद में नारायण राणे, जो उनके सीएम रह चुके थे शिवसेना के, वो छोड़ के अलग हुए, बाल ठाकरे का बाल बांका नहीं हुआ। उनका सगा भतीजा, हाँ, संजय निरुपम छोड़ गए, कुछ नहीं, सगा भतीजा राज ठाकरे छोड़ गए, बाल ठाकरे का बाल बांका नहीं हुआ। बीएमसी पर उनकी सत्ता का कब्जा, वही रौब सब रहा। वजह क्या थी? इसी तरीके से आई है। 1989 में अमिताभ बच्चन ने शहंशाह फिल्म के बाद संन्यास ले लिया 5 साल के लिए, और जब लौटे तो एबीसीएल शुरू की और दिवालिया होने के कगार बिल्कुल। पर आ गए। वो अमिताभ बच्चन याद कीजिए, क्लीन शेव थे, लटकी हुई चमड़ी थी उनके चेहरे की, लूज ढीली। लेकिन उसके बाद में, अंदर की बात मैं नहीं बताऊंगा कि कुछ बातें मर्यादा के विपरीत है, उसके बाद में उन्होंने फ्रेंच कट दाढ़ी रखी। अक्स फिल्म आई थी एक, अक्स फिल्म रवीना टंडन के साथ, जी तो उसमें उन्होंने बहाना क्या बनाया कि मेरे फुंसी हो गई इसलिए मैंने दाढ़ी रख ली। तो क्या आज तक फुंसी है? लेकिन मित्रों, याद कीजिए और ध्यान दीजिए कि जो अमिताभ बच्चन 100 करोड़ से ज्यादा के कर्जदार थे दूरदर्शन के, दूसरों के, 2000 में जब उन्होंने दाढ़ी रख करके ढंग से अपने आप को, दाढ़ी को व्यवस्थित किया, कौन बनेगा करोड़पति में वो होस्ट बने, और उसके बाद सारा इतिहास बदल दिया। आज वो 1000 करोड़ से ज्यादा के मालिक हैं।
जो दिवालिये के कगार पर। वजह क्या हुई? अमिताभ बच्चन उस समय जब दिवालिया हुए तो बिल्कुल अनाथ हो गए, उनका कोई खैर ख्वाह नहीं था, गांधी परिवार अलग हो गया, कौन बचाए? ऐसे में भयंकर पितृदोष वाले अमर सिंह आए सामने। बहुत बढ़िया, बहुत। सिंह ने तब 3 लोगों को बचाया, सुब्रत राय सौहरा, अनिल अंबानी, 4 लोगों को, मुलायम सिंह यादव और अमिताभ बच्चन। मुलायम सिंह यादव 22 नवंबर, 4 अंक, भयंकर पितृदोष वाले। यहाँ सुब्रत राय सहारा, भयंकर पितृदोष मैं वाले। ये कुमार सब। भाई साहब, यहाँ पर मैं चाहूंगा कि हम फर्स्ट पार्ट को 5 मिनट का ब्रेक दें, क्योंकि जी बिल्कुल। आप भी बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, तो 5 मिनट का ब्रेक देते हैं, फिर ज्वाइन करते हैं। ठीक है? बिल्कुल ज्वाइन। जी। हमारी ये चर्चा फर्स्ट पार्ट यहाँ पर हमने रोका है, और आशा है कि आपको ये बहुत अच्छा लग रहा होगा। इसको हम आगे फर्दर और करते हैं। 5 मिनट के अंतराल के बाद आप लोगों से फिर से मिलना होगा। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।